गुड मॉर्निंग आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। चलिए आज हम अ, डी ब्लॉक के तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों पर चर्चा करेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व के कौन कौन से महत्वपूर्ण यौगिक हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से ही अ, हर बार किसी न किसी रूप में यहाँ से क्वेश्चन के रूप में जो है आपको बोर्ड एग्जाम में मिला है। ठीक, तो लगाइए हेडिंग डी ब्लॉक के तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। डी ब्लॉक के तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। डी ब्लॉक के तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। सबसे पहले है KMnO4, पोटेशियम पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट ये डी ब्लॉक का एक महत्वपूर्ण यौगिक है। ये तत्वों का डी ब्लॉक के तत्व जैसे मैग्नीज का जो है ये महत्वपूर्ण यौगिक है। ठीक, अगर हम इस पोटेशियम पर मैग्नेट को देखें तो ये जब ब्रेक होता है KMnO4, ये जब ब्रेक होता है तो ये माइनस और ये प्लस, यानी कि यहाँ से MnO4 1 माइनस, ठीक है, निकल के आता है। MnO4 1 माइनस जो है यह कहलाता है पर मैग्नेट आयन। ये क्या है? पर मैग्नेट आयन। पर मैग्नेट आयन, ये जो पर मैग्नेट आयन है, इस पर मैग्नेट आयन में ये जो मैग्नीज है, मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालें, मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या की बात करें कि मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी होती है, तो यहाँ पे देखें जिसका निकालना रहता है उसको x मानते हैं। ऑक्सीजन का एक के पास जो है माइनस का 1 है और होता है, और टोटल कितने हैं? 4 है। तो माइनस सॉरी एक का माइनस का 2 और टोटल 4 है। और इधर क्या दिख रहा है? इसमें आयन है तो बराबर 1। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे x माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 1, तो x इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस का 1 प्लस 8, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस 7। तो यहाँ पर मैग्नेट आयन में जो मैग्नीज है उस मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या है कितनी? प्लस का 7। ठीक है, ओके भाई। तो पोटेशियम पर मैग्नेट में इस तरीके से जो ये पोटेशियम आयन और परमैग्नेट आयन में टूटता है। जो परमैग्नेट आयन है उसमें मैग्नीज का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है प्लस का 7 होती है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, चलिए नोट कर लीजिए भाई। हो गया? ठीक, सॉरी। अब देखते हैं इसको बनाने की विधि, पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने की विधि। अगर देखें कि प्रयोगशाला में किस तरीके से बनता है, तो आप पाएंगे कि जो मैग्नीज है ना, मैग्नीज मैग्नीज 2 प्लस रहता है, मैग्नीज को H2O8 के साथ क्रिया कराता है, और यहाँ पर इसके जो है माइनस का 2 ऑक्सीडेशन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या होती है। ये क्रिया करते हैं
ऐसे माध्यम में जहां से प्रोटॉन प्राप्त होता है, यानी कि एसिडिक में, ठीक। तब जाके ये क्या बनाता है, MnO4 पर मैग्नेट आयन बनता है, ठीक। पर मैग्नेट आयन बनता है और SO4 पर मैग्नेट आयन तथा SO4 2 माइनस, जिन आयनों में जो है ये ब्रेक हो जाता है, ठीक। अब परमैंगनेट आयन बना, फिर इस परमैंगनेट आयन को पोटेशियम जैसे इसके साथ रिएक्ट करा के जो है परमैंगनेट आयन बन गया, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट जो है आसानी से बन जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से प्रयोगशाला में इसका उपयोग जो है कर सकते हैं। अगर इसे व्यावसायिक रूप से देखें, व्यावसायिक रूप से अगर बहुत अधिक मात्रा में बनाना हो तो व्यावसायिक विधि का भी आप देख सकते हो। बहुत अधिक मात्रा में अगर बनाना हो पोटेशियम पर, तो यहाँ पे क्या करते हैं, MnO2 को लेकर MnO2 को लेते हैं, ठीक। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन भी, ठीक। इतने सारे चीजों को लेकर प्रयोगशाला में क्रिया कराते हैं। क्रिया कराने से ये बनता है MnO4 1 माइनस, यानी कि पर मैग्नेट आयन बन जाता है। अब पर मैग्नेट आयन जब बन गया तो उसके बाद जो है पोटेशियम पर मैग्नेट आसानी से बन सकता है, ठीक। अब होता क्या है, इसके साथ अलग अलग तरीके से क्रियाएं शो करता है। अगर देखें पर मैग्नेट आयन को एसिडिक मीडियम में कराएं रिएक्शन, जहां से हमको क्या प्राप्त हो, H प्रोटॉन प्राप्त, ठीक है। तो ये बना लेता है MnO4, ये बना MnO2 और पर मैग्नेट आयन फिर से MnO4 1 माइनस, MnO2 बना लेता है, फिर पर मैग्नेट आयन बना लेता है, ठीक। ये जो है पर मैग्नेट आयन, ठीक भाई, यहाँ पे भी बन गया पर मैग्नेट आयन, ठीक। अब अगर इसकी क्रिया क्षार एसिडिक माध्यम में हमने देखा, अगर इसको क्षारीय माध्यम में कराएं MnO4 1 माइनस, या क्षार लेंगे, क्षारीय माध्यम में कराते, तो क्षारीय माध्यम में कराने पर भी यहाँ पे क्या बनता है, पर मैग्नेट आयन बनता है MnO4 1 माइनस, ठीक। तो इस तरीके से पर मैग्नेट आयन बनता है और इससे जो है पोटेशियम पर मैग्नेट का निर्माण, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक। अब देखते हैं इनके गुणधर्म, KMnO4 का जो है गुणधर्म। इनके गुणधर्म, KMnO4 के गुणधर्म की बात, ठीक। तो KMnO4 को सबसे पहले देखते हैं तापीय स्थायित्व या तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव, KMnO4 को लिया जाता है और इसको गर्म करते हैं। जैसे KMnO4 को लेकर गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यह ग्रीन ब्राउन कलर के अलग अलग पदार्थों में टूट जाता है, ठीक। KMnO4 को अगर देखा जाए तो ये पर्पल कलर का होता है। तापीय स्थायित्व की बात करें तो यहाँ क्या करें, KMnO4 को लेते हैं, KMnO4 को लिया जाता है, ये जो है पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है ना। इसको लेके क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो कितना में 523 केल्विन टेम्परेचर लेकर, सो 13 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। जैसे ही इसको गर्म कर दिया जाता है तो ये K2MnO4 में बदल जाता है, K2MnO4, ठीक। K2MnO4 जो है ये ग्रीन कलर का होता है,
और वहीं ये जो है MnO2 जो ब्राउन कलर का बनता है, MnO2 इसका कलर जो है ब्राउन कलर का। ठीक है भाई। साथ में इसको जब गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ऑक्सीजन जो है बाहर निकलती है। ठीक। तो KMnO4 को 513 डिग्री के केल्विन पर, सॉरी डिग्री नहीं, 513 केल्विन पर गर्म करते हैं तो K2MnO का ग्रीन पदार्थ और MnO2 जो है ब्राउन कलर का मिलता है, तो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखें इसकी संरचना, अगर देखें इसकी संरचना की बात करें तो सबसे पहले KMnO4, KMnO4, तो यहाँ पे मैग्नीज जो है इस तरीके से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मैग्नीज बीच में रहेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन तथा के, है ना, इस तरीके से। ठीक। ये जो है KMnO4 की स्ट्रक्चर है। वहीं K2MnO4 का अगर देखें, K2MnO4 को देखें यहाँ पे क्या होता है, बीच में Mn होगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस और A प्लस, इधर O माइनस और K2, कुछ इस तरीके से जो है KMnO4 क्या K2MnO4 की संरचना होगी। ठीक। तो इस तरीके से तापीय स्थायित्व होने पर, ताप देने पर ये ऑक्सीजन का भी निर्माण करता है, और ये उसका जो है संरचना है कि किस तरीके की संरचना इसकी होगी। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक हो गया। अब देखते हैं तीसरा, ऑक्सीकारक गुण, क्योंकि KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है, तो KMnO4 का ऑक्सीकारक के रूप में KMnO4 एक ऑक्सीकारक के रूप में। ठीक। KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीकारक है जो अलग अलग माध्यम में अलग अलग तरीके से। सबसे पहले देख लेते हैं क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम, क्षारीय माध्यम में होता क्या है, इसका अपचयन हो जाता है MnO4 1 माइनस से, जो है ये MnO2 माइनस पे चले जाता है। MnO4 1 माइनस ये परमैंगनेट आयन है। ठीक। MnO4 1 माइनस परमैंगनेट आयन है, यहाँ से जो है ये MnO4 2 माइनस में चले जाता है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखते तो प्लस का 7 होता है, जो हम लोगों ने निकाला था। यहाँ पे जो है ये प्लस का 6 होता है। तो आप देख पाएंगे कि प्लस के 7 से प्लस के 6 में हुआ, मतलब इसका ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुआ, यानी कि इसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ठीक। ऑक्सीकारक के रूप में खुद का अपचयन और सामने वाले का ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कर देता है। ठीक। तो इस तरीके से जो है खुद का अपचयन कर देता है और सामने वाले का ऑक्सीकरण। ठीक है भाई। ओके। ये है क्षारीय माध्यम में। अगर इसी को हम अगर देखते हैं उदासीन माध्यम में, उदासीन माध्यम में ले तो उदासीन में कैसे क्रिया करेगा, ये सभी माध्यम में जो है यहाँ क्रिया करेगा। उदासीन माध्यम में अगर देखें तो ये हो जाता है MnO4 1 माइनस से जो है MnO4 1 माइनस से MnO2। ठीक। यहाँ पे आने की इसका +7 ऑक्सीडेशन नंबर से यहाँ प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर में आ जाता है, यानी कि यहाँ भी क्या होता है, अपचयन हो जाता है। ठीक। ठीक है भाई। यहाँ भी अपचयन हो जाता है। कितने का अपचयन हुआ यहाँ पे, 1 का। यहाँ पे कितने का दिख रहा है, 3 का, है ना।
यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं तीसरा, अम्लीय माध्यम में। अगर अम्लीय माध्यम में देखें तो यहाँ पे अम्लीय माध्यम में भी वैसी परमैंगनेट आयन जो है MnO4 1 माइनस मैग्नेट आयन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है और यहाँ से ये बना लेता है Mn2 प्लस, यानी कि +7 ऑक्सीडेशन नंबर से सीधा +2 ऑक्सीडेशन नंबर में आ जाता है। यानी कितने का अंतर अपचयन हो जा रहा है, 5 का। ठीक, इस तरीके से आप देखेंगे कि क्षारीय माध्यम, उदासीन माध्यम और इन सब में जो है अपचयन होता है। और अपचयन को याद रखने के लिए आप ऐसे रख सकते हैं, बना BNA, बेस में कितना, 1 का डिफरेंस, न्यूट्रल में कितना, 3 का डिफरेंस, एसिड में कितना, 5 का डिफरेंस। इस तरीके से बना बेस, न्यूट्रल एंड एसिड। ठीक, इसको ट्रिक से ऐसे याद रखें। ठीक है भाई, ओके, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक, ओके। ये था पोटेशियम परमैंगनेट। अब देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, दूसरा डी ब्लॉक के तत्वों का महत्वपूर्ण यौगिक है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये जो है डी ब्लॉक के तत्वों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यौगिक। ठीक, चलिए इसको बनाने की विधि देखते हैं। बनाने की विधि, ठीक, यहाँ क्या करते हैं, क्रोमाइट लेते हैं, क्रोमाइट FeCr2O7। क्रोमाइट को सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कराते हैं तो सोडियम क्रोमेट बनता है। क्रोमाइट क्या लेंगे, क्रोमाइट, क्रोमाइट यानी FeCr2 सॉरी FeCr2O4, क्रोमाइट, क्रोमाइट लेते हैं, क्रोमाइड को गर्म करेंगे, क्रिया करवाएंगे, इसके साथ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक, इनके बीच में जो है क्रिया कराते हैं। तो क्रिया कराने से ये सोडियम क्रोमेट बनता है, यानी कि Na2Cr2O4 क्रोमेट बनता है, सोडियम क्रोमेट Na2Cr4 सोडियम क्रोमेट बनता है। क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट बनेगा और Fe2O3 बाहर निकलता है। ठीक, साथ ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है बाहर निकलता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी क्रिया एसिडिक मीडियम से होती है जहां से इसको प्रोटॉन मिलता है, तो यहाँ पे बनता है सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, है ना। ये इस मीडियम में क्रिया करके ये क्या बना लेता है, सोडियम डाइक्रोमेट, है ना। क्या बन जाएगा ये, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक,
अब इस सोडियम डाइक्रोमेट की क्रिया कराते हैं पोटेशियम क्लोराइड से, KCl, पोटेशियम क्लोराइड से। पोटेशियम क्लोराइड से सोडियम को जो है पोटेशियम वहां से हटा देता है और खुद जुड़ जाता है और बना लेता है K2Cr2 7। सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक, तो इस तरीके से क्रोमाइड को लेकर क्रिया कराते हैं सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो सोडियम क्रोमेट बनता है। फिर इस सोडियम क्रोमेट की क्रिया एसिडिक मीडियम में होती है, जहाँ पे ये सोडियम डाइक्रोमेट में बदल जाता है और फिर इसकी क्रिया कराते हैं तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो चलिए नोट कर लीजिए भाई। ओके, चलिए अब देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के गुणधर्म। पोटेशियम डाइक्रोमेट के गुणधर्म। पोटेशियम डाइक्रोमेट के गुणधर्म। ठीक, सबसे पहले देखते हैं इस पे भी ताप का प्रभाव। तापी प्रभाव, तापी प्रभाव में होता क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो ये डाइक्रोमेट सॉरी, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमेट K2Cr O4 और Cr2O3 और ऑक्सीजन में जो है ये टूट जाता है। ठीक, हम लोगों ने देखा था कि जैसे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं, है ना, तो गर्म करने पर ये टूट जाता है K2Cr O4, K2Cr O4। ठीक, फिर Cr2O3, O3 प्लस ऑक्सीजन। ठीक, यह जो होता है ये पीला कलर का होता है। ठीक, और ये जो है ये ग्रीन कलर का। ठीक भाई, इस तरीके से जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ये ऑरेंज रेड कलर का होता है, ऑरेंज रेड। इसको गर्म करेंगे तो K2Cr O4 और Cr2O3 और ऑक्सीजन में जो है ये बदल जाता है। ठीक, कहने का मतलब यहाँ जो डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7, इसके पास जो -2 है, ये बेसिक मीडियम में क्रिया करके ये बना लेता है Cr4 2- यानी कि क्रोमेट आयन। ये डाइक्रोमेट से क्रोमेट आयन में टूट जाता है। ठीक है, फिर वापस जो है ये बेसिक मीडियम में क्रोमेट आयन में टूटता है और वहीं एसिडिक मीडियम में जो है ये दोबारा डाइक्रोमेट में जो है वापस आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए भाई। ठीक, ओके। अब देखते हैं इसका आक्सीकारक। यह एक अच्छा आक्सीकारक। ठीक, तो इसका आक्सीकारक को
K2Cr2O7 एक अच्छा ऑक्सीकारक है। K2Cr2O7 जो है एक अच्छा ऑक्सीकारक है। ठीक, खुद का ऑक्सीकारक क्या करते हैं, खुद का अपचयन करते हैं और सामने वाले का ऑक्सीकरण। जो ऑक्सीकारक होते हैं ये क्या करते हैं, खुद का अपचयन करते हैं, अपचयन कर सामने वाले का ऑक्सीकरण करते हैं, सामने वाले का ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक, ऑक्सीकारक जो होंगे खुद का अपचयन होगा और सामने वाले का ऑक्सीकरण। ठीक है भाई, ओके। तो चलिए देखते हैं डाइक्रोमेट आयन Cr2O7, Cr2O7 2 माइनस, ये क्या हो जाता है, खुद अपचयित हो जाता है, खुद का अपचयन होता है और सामने वाले को ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक, तो ये बन जाता है Cr3+। ठीक, उदाहरण देखें इसको कैसे, आयरन का ये जो है आयरन आयरन जो 2+ है ना, आयरन 2+, आयरन 2+ को आयरन 3+ में जो बदल, आयरन 2+ को आयरन 3+ में। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, आयरन 2+ जब रहता है इसके साथ डाइक्रोमेट आयन जो है, डाइक्रोमेट आयन इसके साथ क्रिया करता है। ठीक, और ये क्या करता है, यहाँ से Fe3+ और Cr3+ में जो है ये हो जाता है। ठीक, खुद का जो है अपचयन करा लेता है और सामने वाले का ऑक्सीकरण। ठीक, तो इस तरीके से पोटेशियम डाइक्रोमेट एक अच्छा ऑक्सीकारक है। ठीक, चलें नोट कर लीजिए। हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसकी संरचना K2CrO4 और K2Cr2O7। संरचना K2CrO4, K2CrO4 और K2Cr2O7। K2CrO4 और K2Cr2O7। यहाँ पे क्रोमियम को लेके देखें आप, Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस और K+, O माइनस और K+। इस तरीके से जो है K2CrO4 की संरचना होती है। ठीक है, और वहीं K2Cr2O7 की संरचना की बात करें तो यहाँ पे Cr, Cr, दो Cr होंगे और दोनों के बीच में जो है एक ऑक्सीजन ऐसे जुड़े होगा। ठीक, ओके, इधर ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, इधर ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, इधर ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, इधर ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। ठीक, इसके बाद ये जो है O माइनस K+ और इधर भी O माइनस K+। इस तरीके से जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट का संरचना होता है और ये पोटेशियम क्रोमेट। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, ठीक, तो ये था इसके गुणधर्म।
अब देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो है एक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है, जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। महत्वपूर्ण अभिक्रिया जिसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, यह जो परीक्षण होता है ये क्लोराइड आयन परीक्षण में उपयोगी होती है। यह परीक्षण क्लोराइड आयन के टेस्ट में ही उपयोग होता है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्लोराइड के परीक्षण में जो है उपयोग आती है। इसमें क्या होती है, जो साल्ट दिया जाता है, जो लवण दिया जाता है, उस लवण को एक टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है। ये साल्ट है, ये लवण है। इस लवण को हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। अब ये पता करना है कि साल्ट में क्लोराइड आयन उपस्थित है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस लवण में यहाँ पे K2Cr2O7 लेते हैं, जो कि ठोस अवस्था में ऑरेंज रेड कलर का होता है। साथ में इसके साथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिलाया जाता है, यानी कि सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है। ठीक, सांद्र H2SO4 मिलाएंगे। जैसे ही उस दिए गए लवण में सांद्र H2SO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाते हैं तो यहाँ पे लाल भूरी वाष्प निकलती है। जो लाल भूरी वाष्प होती है वह जो होगी वो CrO2Cl का है, CrO2Cl2 का है। ठीक, इसका लाल भूरी वाष्प निकलती है। लाल भूरी वाष्प जो है बन के बाहर निकलती है जैसे ऐड करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO। ठीक, अब इस लाल भूरी वाष्प जहां से निकलती है यहाँ पे ऐड करते हैं, मिलाते हैं NaOH को मिलाया। ठीक, अब NaOH को मिलाएंगे तो यहाँ से पीला विलयन बनता है। जो पीला विलयन होता है वह होता है Na2CrO4 का, Na2CrO4। इसका जो है पीला विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, पीला विलयन प्राप्त होगा। इस पीला विलयन में हम जो है लेड एसीटेट मिलाते हैं। क्या करते हैं आप, लेड एसीटेट, लेड एसीटेट। ठीक, लेड एसीटेट मिलाते, लेड एसीटेट मिलाने पर यह जो है पीला अवक्षेप प्राप्त होता है PbCrO4 का, PbCrO4। PbCr4 का जो है पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, पीला अवक्षेप। LOPPT है ना, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है LOPPT। और LOPPT ही प्राप्त होना ये कंसीडर करता है कि क्लोराइड जो है यहाँ पे कंफर्म है, क्लोराइड कंफर्म। ठीक, तो इस तरीके से क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट किया जाता है क्लोराइड आयन की उपस्थिति का पता लगाने। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में साल्ट लेते हैं, साल्ट वो लवण लिया जाता है जो दिया गया है आपको, वहाँ ठोस पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाते हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिलाते हैं। जैसी मिलाएंगे तो यहाँ पे लाल भूरी वाष्प मिलेगी जो कि CrO2Cl का होता है। ठीक, अब इसमें जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर ये पीला विलयन में बदल जाता है। फिर अब इस पीला विलयन में जो है लेड एसीटेट मिलाते हैं तो वह जो है पीला अवक्षेप प्राप्त होता है और ये क्लोराइड आयन का जो है टेस्ट कंफर्म होता है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, यह था क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण।
और प्रैक्टिकल्स में जो है यह प्रश्न का जोन है, यहाँ से वाइवा पूछा जाता है। ठीक, ओके, चले। सॉरी। अब देखते हैं कुछ तत्व जो है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते। ठीक, इनके साथ क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं किया जाता, तो इसको याद रखें। ठीक, इसमें है एजी, एजी, एसएन, ठीक, एजी, एसएन तथा पीबी और मरकरी, पीबी, मरकरी। ठीक, तो इसको अपन कह सकते हैं एजी सुनो, इसको ऐसे याद कर सकते हो, एजी सुनो प्यार हो गया, ऐसे याद कर सकते हैं अगर याद रखना चाहो। ठीक, अब देखें ये क्या करते हैं, ये जो है AgCl है ना, इससे बनेगा AgCl, इससे बनेगा SnCl4, ठीक, SnCl4, इससे बनेगा PbCl4, ठीक, और इससे बनेगा HgCl। ये जो है इनके यौगिक हैं जहाँ पे क्लोराइड उपस्थित है, क्लोरीन उपस्थित है, किंतु ये सारे के सारे जो है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण नहीं करेंगे। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण नहीं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। वे था डी ब्लॉक के तत्वों का कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इनकी तैयारी कर लीजिए और अपना नंबर जो है बोर्ड में पढ़ा लीजिए। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले दिन आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अब आपसे विदा देते हैं। जय हिंद।